नमस्कार, केवीसी न्यूज के इस स्पेशल इंटरव्यू सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं कटिहार के युवा जुझारू आंदोलनकारी या यूं कहे कि एक बागी विक्टर झा। जी हां, विक्टर झा जो पुनर्वास संघर्ष समिति के संस्थापक हैं और कई आंदोलन में इनकी अहम भूमिका है। आइए हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी राय। नमस्ते विक्टर जी, कटिहार की बात करें सबसे पहले, चूंकि आप कटिहार के निवासी हैं, तो राजनीतिक जो पैराग्राफ है कटिहार का, उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे घर से तीन फ्रीडम फाइटर रहे हैं और मेरे दादाजी, मेरे बड़े बाबूजी, ये लोग फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मेरे चाचा जी जो है जेपी मूवमेंट में रहे हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या फिर सामाजिक जो ताना बाना है हमारा हमेशा रहा है हम लोगों का कि हमारे बड़े बाबूजी आजीवन मुखिया रहे मेरे गांव के, और लड़ाई का प्रवृत्ति तो हम हमेशा रहा है। फिर सच के लिए हमेशा हम भी लड़े हैं। और ये एक सच है कि जब हम पढ़ाई किए, जैसे हमने GNIT किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कानून का पढ़ाई LLB किया, लेकिन आज तक हम किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए नहीं भरे, क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य था कि समाज सेवा करना है। और समाज सेवा का जो मेन था कि जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पे लोगों को हमने देखा है कि घर गांव कटते हुए, और कटाव के बाद जो पिटिबल साइट होता है, लोगों का जो स्थिति होता है, विस्थापितों का दर्द हमने बचपन से देखा है। क्योंकि हम भी 3 बार हमारा भी घर कटा है, विस्थापित हम भी हैं। तो इस दर्द को जो है एक बहुत बड़ा कारण था कि सामाजिक सेवा में हमको आने के लिए मजबूर किया। आपने विस्थापितों के लिए जो पुनर्वास संघर्ष समिति बनाई, उसमें अभी वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? देखिए, अभी हमने इसके लिए जो लगभग 21 दिन हम भूख हड़ताल रहे, 11 गो सरकारी केस मेरे ऊपर हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेल गए, तरह नाकेबंदी करी थी, भूख हड़ताल किया था, पद यात्रा किए 60 किलोमीटर इस ठंड में। ये तमाम चीज़ के बाद अभी तक लगभग हम 1200 लोगों को अभी तक ज़मीन मिल चुका है। और हमको अंदाज़ा है कि फरवरी के अंत तक में करीब 800 लोगों को और ज़मीन दे दिया जाएगा। जिले की बात करें तो पुनर्वास मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हैं, बाढ़ से या फिर गंगा कटाव से, कोसी के कटाव से पीड़ित होते हैं? देखिए, ऐसा है कि कटिहार में लगभग 10,000 लोग हैं जो विस्थापित हैं और भूमिहीन हैं, जिनका आसरा जो है वो बांध है, रोड के किनारे हैं, रेलवे लाइनों के किनारे रहते हैं। इन तमाम लोगों के लिए हमने ये लड़ाई लड़ा, जिसमें एक विस्थापित है और भूमिहीन है। तो लगभग भूमिहीन को करीब 500 लोगों को ज़मीन मिला है हमारे इस आंदोलन के बाद। और गांव ना कटे, इसके लिए 2 स्पर बनवाए हमने, एक अहमदाबाद में और एक कुर्सेला तरफ। तो मुख्य रूप से मनिहारी साइड में सबसे ज़्यादा कटाव? हाँ, कुर्सेला से लेकर अहमदाबाद तक, जैसे बरारी विधानसभा और मनिहारी विधानसभा, ये जो प्रमुख जगह है जहाँ पे कटाव का जो है समस्या ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि अभी जैसे बरारी में RJD के दबंग विधायक नीरज यादव जी हैं, मनिहारी में कांग्रेस के विधायक मनोहर जी हैं, तो क्या लगता है कि उनका रुझान जो है इस ओर नहीं है? देखिए, उन लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है क्या, आपको समझना होगा कि कटिहार में MLA या MP का जो चुनाव होता है वो हिंदू और मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई पे होता है। तो उनको विकास के मुद्दे पे कभी ना वोट मांगना है, ना विकास मुद्दे पे उनको कुछ करना है, क्योंकि वो जैसे कि विकास आपका अगर मुद्दा रहेगा तो आने वाले इलेक्शन में आपसे लोग सवाल करेंगे कि विकास में आपने क्या क्या किया। लेकिन यहाँ पे हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड और हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव होता है। तो इनसे इन लोगों को मतलब नहीं है। हमने तो आप जिनका नाम लिया, मैं उनको जानता हूँ कि जब इन विस्थापितों का घर तोड़ा जा रहा था बांधों के ऊपर से, रेलवे लाइन के ऊपर से, तो ये लोग वो आदमी है जो कि प्रशासन और सरकार के साथ मिलके फीता काटने वाले लोग हैं कि विस्थापितों का घर उजड़ जाए। एक आम आदमी के होने के नाते मैं बात करूं आपसे कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो खास करके इन बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत कुछ इनको करना चाहिए था, नहीं किया, क्या सवाल है, क्या आप किस तरह का सवाल उनसे करेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है क्या, केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये दोनों जिम्मेदार है। क्योंकि जब से ये 72 में आप देख लीजिए कि फरक्का में
डैम बना जो कि गलत जगह पे बना, और फरक्का में जब से डैम बना उसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार सभी का दोषी है। उसके बाद इस इलाके में जो बाढ़ का प्रकोप है या फिर कटाव का प्रकोप है ये ज़्यादा हुआ, उसके पहले नहीं हुआ करता था। फिर बांधों का जो है श्रृंखला बना, तो बांध के कारण भी कटाव और ये जो बाढ़ है उसका एक समस्या बना। जो एक एरिया जहाँ पे कभी 72 के पहले 5 फीट पानी आता था, 72 के बाद जो है जब से डैम बना, जब से ये बांधों का श्रृंखला बनना स्टार्ट हुआ है, तो उस जगह 20 मीटर पानी हो रहा है। तो इस कारण जो है लोग विस्थापित होते हैं, लोगों का जो ये बाढ़ के कारण जो है तबाही ज़्यादा होता है। तो इसका अगर रूट काउज में जाएंगे तो वो केंद्र और बिहार सरकार का जो नीति है, चाहे वो नेपाल के साथ जो नीति है या फिर बंगाल के साथ या बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी है, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर इनकी जो पॉलिसी है वो इस ओर कहीं बेटर पॉलिसी। देखिए, आज आज़ादी को 72 साल हो गया, लेकिन ये जो बाढ़ है उसका तो कोई ना कोई तो पॉलिसी बनना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार ये लोग हैं। और उसके बाद अगर हम इसको अगर दूसरे तरफ से देखें तो इसके जो छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, वो एमएलए एमपी हैं, तो उन लोगों का कभी इच्छा शक्ति एक सामूहिक रूप से इस ओर नहीं गया कि हम सरकार को जो है इस ओर मजबूर कर पाए। मतलब आपने कहा कि विकास से इसका कोई नाता नहीं है जी, सिर्फ धर्म की राजनीति, जात पात की जी 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 वोट बैंक अपना तैयार बस किया है। बस। अच्छा, आपने कटिहार के अलावा भी जैसे खगड़िया है, अन्य जिलों में भी आपने पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ तक कैसे पहुँचे? देखिए, हम पुनर्वास के लिए ये लड़ाई, चूँकि आपको कहा कि ये दर्द जो है मेरा बचपन से था, तो खगड़िया में सब जगह में पुनर्वास के लिए हमने कुछ टीम तैयार किया, और इसमें से कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट जो उस इलाके के थे, तो उन लोगों को साथ लिया और फिर हम हर जगह इसका लड़ाई स्टार्ट किए। कटिहार ज़िले में ही, कटिहार के हर गांव में हम पहले जैसे जब जाते थे तो लोगों को ये विश्वास नहीं था कि ये लड़ाई एक मुद्दा बन सकता है। भोजपुरी के मशहूर गायक हैं अंगिका के भी, सुनील छैला बिहारी, उनके टच में कैसे आए वो? देखिए, सुनील जी का हम बचपन से दीवाना थे, क्योंकि हम लोग गांव देहात के लोग हैं। उनका गांव में ये उस समय के, जिस समय हम लोग आप गांव में जाएंगे तो आज भी उन्हीं का गाना चलता है। तो ये सुपरस्टार थे, हम इनका बहुत बड़ा फैन थे। लेकिन नियति कुछ ऐसा चक्र चला कि आज वो मेरे बड़े भाई की जैसा है, और हम किसी भी मूवमेंट में जब रिश्ता रहा है उनका। कटिहार जिले में भी विस्थापितों की मांग के लिए जो है आपने, पुनर्वास की मांग के लिए जो है आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कटिहार बस स्टैंड परिसर में आपने 4 दिवसीय एक बड़ा सा मेला लगाया था आपने, और सुनील छैला बिहारी 6 दिवसीय, और सुनील छैला बिहारी काफी सक्रिय भूमिका। जी, यही नहीं, हमने छैला जी को हम लोग एक बार साथ में 9 दिन का भूख हड़ताल किए थे, आमरण अनशन, जब हमारा में रेल दुर्घटना हुई थी। तो 9 दिन 9 रात हम छैला जी वहाँ पे, तो चूँकि वहाँ का भौगोलिक स्थिति ये है कि वहाँ आपको पानी भी नहीं मिलेगा, और सामने में लाश पड़ा हुआ था, कटा हुआ। तो वैसे परिस्थिति में जहाँ पे लाइट भी नहीं था, हम लोगों ने 9 दिन 9 रात का आंदोलन किया, जिसका परिणति हुआ कि 600 करोड़ रुपए का आप अगर आज धमारा जाएंगे तो वो धमारा आपको नया धमारा मिलेगा, जहाँ 600 करोड़ रुपया का पैकेज दिया गया। और फिर हर लोगों को 10.5 लाख रुपया उस समय आर्थिक पैकेज दिया गया। और वहीं फिर हम छैला जी के साथ सहरसा में फ्लाईओवर के लिए 6 दिन 6 रात का भूख हड़ताल किए थे। ये तमाम मुद्दों पे हम लोग जो है साथ काम करते हैं। मतलब उनकी समस्या और आपका दर्द एक समान था, और बस यही दर्द जो है आपस में। जी 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 जी। चलिए, अब आम आदमी पार्टी से आप जुड़े, दिल्ली तक जो है आपने राजनीति करी, वहाँ से फिर बिहार से फिर कटिहार। देखिए, ऐसा है कि अन्ना जी का जो, आप लोगों को ये पता नहीं है कि अन्ना जी का जो तीसरा आंदोलन था लोकपाल के लिए, वो लोगों को पता चला। उसके पहले 2 आंदोलन हो चुका था दिल्ली में, लेकिन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि ऐसे आंदोलन, अन्ना जी का भी आंदोलन चल रहा है, वो आमरण अनशन पे है, किसी को पता नहीं है। तो इसी तरह लोकपाल के लिए वर्तमान में भी हो रहा है, लेकिन हाँ जी, वो भूख हड़ताल पे हैं। तो अन्ना जी का तीसरा आंदोलन जो है ना लोगों के बीच आया। तो हम लोग वो आदमी है जो कि पहले दिन से, जब इसके अन्ना के आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ, तो कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया था। तो बिहार से उसमें 3 आदमी थे, उसमें एक हम थे, और इस आंदोलन में फिर सक्रिय हुए। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े। फिर अरविंद जी के साथ नज़दीकी था, तो उनके जो विचारधारा हम लोगों का था, कहीं ना कहीं जो है सेंटीमेंट, डिस्पोजिशन, सब चीज़ सिमिलर था। तो हम लोग एक साथ काम स्टार्ट किए।
फिर अरविंद जी का जो भी 2 विधानसभा इलेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे। वहाँ पे कुछ तो अरविंद केजरीवाल, चाहे कुमार विश्वास हो, उस समय प्रशांत भूषण जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, उनके भी काफ़ी टच में रहे हैं। तो क्या लगा कि मतलब उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा एक थी? जी, हम लोग विचारधारा के कारण ही एक साथ आए। और आपको ये बता दें कि तन मन और धन तीनों से हमने सपोर्ट किया, और पूरे दिल्ली में 2 साल तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक टाइम का खाना, और दोनों इलेक्शन चूँकि ठंडा के समय में था तो उस ठंड में बिना खाना पीना खाए किसी तरह किसी के यहाँ रह लेते थे। और हम लोगों ने मदद करके एक नया सपना जो देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमने जीत तोड़ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी जो सशक्त टीम थी, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, चाहे अभी मैंने नाम लिया कुमार विश्वास, किरण बेदी, उसके बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, तो ये सब कई सारे एक्टिव रहे हैं और अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब उसका फीडबैक लेना था तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अन्ना हजारे से बिल्कुल अलग रहे। अन्ना हजारे का भी कोई खास समर्थन उनको नहीं मिला, और धीरे धीरे यूँ कहें कि सभी एक दूसरे से अलग होते चले गए। इसके पीछे क्या वजह थी? समय के साथ अलग। देखिए, एक कहावत है कि जो संघर्ष का साथी होता है वो सत्ता का साथी नहीं होता है। और एक बार जैसे कि आप 35-40 साल पहले अगर चले जाएं तो जेपी आंदोलन का जो हश्र हुआ, वही हश्र अन्ना आंदोलन का भी हुआ। तो सत्ता का जो संघर्ष का साथी था वो सत्ता का साथी नहीं बन पाया। उसके पीछे हर लोगों का अपना अपना ईगो था, और किसी एक लोगों को आप दोषी नहीं मान सकते थे। अगर अन्ना जी भी हैं, अन्ना जी के विषय में तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग जितने भी लोग थे, अपना अपना ईगो था, अपना अपना कुछ विचार अलग अलग हो गया, कुछ सत्ता का लोलुपता आ गया, और इस कारण जो है पूरा टीम जो है बिखर गया। तो अपने अलग नेचर के लिए, अपने अलग स्वभाव के लिए अरविंद केजरीवाल जाने जाते थे। आज वही अरविंद केजरीवाल लालू के पक्षधर हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के पक्षधर हैं। देखिए, अरविंद जी से हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि इसमें सच कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अरविंद जी का जो विचारधारा था, विकास, राष्ट्रवाद, वो कहीं ना कहीं उसमें विकास का काम तो किए, लेकिन ये जो सत्ता को पाने के लिए या फिर मोदी विरोध के कारण जो कुछ ऐसे लोगों से अटैच होते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं दर्द देता है। और ये सच है कि आज ममता बनर्जी, लालू यादव जी हैं या फिर अखिलेश जी, लोग ऐसे लोग जिनको या तो मोदी जी के डर से कहिए या फिर मोदी जी का जो एक गलत नीति के कारण ये तमाम लोग जिनको परेशानी हो रहा है, वो तमाम लोग एक साथ आ गए। तो ऐसे में कुछ ना कुछ हमको अखड़ता है कि नहीं, मोदी जी का हम विरोध करेंगे, मोदी जी का जो विचारधारा है उस विचारधारा से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन हम अगर मोदी जी के विचारधारा से सहमत नहीं है तो ऐसे में हम लालू यादव जी या फिर अखिलेश यादव जी या मायावती जी के साथ नहीं जा सकते हैं। हमारा राह अलग हो सकता है। हम एक नए विचारधारा के लोग हैं, नए स्वरूप में इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने आप को हम लोग कमज़ोर मानते हुए लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग कुछ लोग को साथ ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का साथ आपका बेटर रहा, लेकिन आप जब कटिहार की जन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़े, बहुत कई सारे आंदोलन आपने किया, तो अरविंद केजरीवाल का कितना साथ रहा? देखिए, अरविंद जी का कभी साथ नहीं रहा है। और हम जब पुनर्वास को लेके भी आगे शुरुआती दौर में हमको याद है अन्ना के साथ जब जुड़े थे तो हम अन्ना हजारे से लेके योगेंद्र यादव तमाम लोगों से हमने इस चीज़ पे चर्चा किया था। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब हम एकलो चलो का राह अपनाए और कटिहार से चल के एक एक गांव में रात दिन एक एक करके एक लोगों से, जिस गांव में हम जाते थे तो कोई बैठने के लिए नहीं पूछता था, जहां पे हमको देखता था तो लोग गाली देता था, कभी कभी टीज़ करता था, चिढ़ाता था कि देखो आ गया चाटने के लिए। उसी गांव में 10 बार 15 बार जाते जाते ऐसे हुआ कि आज अगर 60 किलोमीटर लोगों को पैदल कहते हैं
तो लाठी खाने के बाद भी लोग 60 किलोमीटर पैदल। तो आप वर्तमान में अरविंद केजरीवाल से अलग हो गए या फिर उनके विचारधारा से? देखिए, उनका जो विचारधारा है, जो विकास का विचारधारा है, उनके साथ हैं। बाकी जो कुछ ऐसे विचारधारा है जैसे उससे हम कभी मेल नहीं खा सकते। आम आदमी पार्टी में अभी वर्तमान में है या छोड़ दिया आपने उस पार्टी? आम आदमी पार्टी में हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कुछ विचारधारा हैं जिस विचारधारा में मेरा दम घुटता है, जिसके साथ हम नहीं हैं। आपने राहुल हत्याकांड हुई थी, क्या थी घटना वो थोड़ा जल्दी बताएंगे? और क्या हुआ उसका फीडबैक? आपने सीबीआई जांच की मांग करी थी, आपने कई धरना दिया था, भूख हड़ताल पर बैठे थे। देखिए, कटिहार में आए दिन ऐसा होता है कि करीब 10 मर्डर होता है प्रत्येक महीने में कटिहार में, आप देख लीजिए। लेकिन कटिहार में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए सीबीआई जांच, हिस्टोपैथिकल जांच या फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक जांच जो भी हुआ है 20 साल में, वो सिर्फ मेरे आंदोलन के कारण हुआ है। कोई भी आज तक कटिहार में, जैसे आपने राहुल हत्याकांड किए, उसके ऊपर इसलिए हमने लगा क्योंकि जो विक्टिम था, उस विक्टिम और उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स को उठाया गया। कटिहार में एसपी को पता नहीं है और डीआईजी, आईजी आके कटिहार में कैंप कर दिया। जो विक्टिम है उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था। तब इस मामले में हमने कूदा क्योंकि दोषी को पुलिस दोषी के साथ जो है मिला हुआ था। और इसका परिणाम हुआ, जो हमारा संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुआ, जो उस समय हमारा कमिटमेंट था जिला प्रशासन के साथ साथ, तो सीबीआई का एक टीम जो है उस पर काम किया, हिस्टोपैथिकल जांच हुआ, फॉरेंसिक जांच हुआ, जिसका ही परिणाम है कि आज जो है उस केस में ये संभावना बना हुआ है कि दोषी को सज़ा मिलेगा। या फिर ये इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि कटिहार में पहली बार हुआ है जब किसी अपराधी को दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए मंगा के जेल में रखा गया। तो अभी हाल ही में आपने पुनर्वास को लेकर के एक पैदल मार्च निकाला था, संथाली आंदोलन भी आपने, संथाल आंदोलन के नाम से कुमारीपुर से लेकर के आप कटिहार के विभिन्न जगहों पर आपने पैदल यात्रा करी थी। फिर उसके बाद मनिहारी से लेकर के आप पूर्णिया तक पैदल यात्रा किए थे, पैदल मार्च किया था आपने, हजारों की भीड़ थी आपके साथ। तो क्या लगता है कि बहुत बड़ा आंदोलन था इस क्षेत्र के लिए, कहाँ तक पहुँचे उसमें आप? देखिए, उसमें आज ये स्थिति है कि लगभग 1300 लोगों को ज़मीन मिल चुका है, 2 स्पर बन चुका है, अभी अभिलेख सब जगह से बन के जा रहा है और इसके ऊपर रिव्यू कमिश्नर मैम खुद कर रही हैं। और हमारा इसी मुद्दों को लेके आगे का जो लोकसभा इलेक्शन है, अगर हमारा मुद्दा अगर सॉल्व नहीं हुआ, चूँकि हमने अल्टीमेटम दे दिया था प्रशासन को, सरकार को, तो 2 महीने के अंदर जो, चूँकि 1 महीना बीत चुका है और 1 महीना बचा है, 1 महीना के अंदर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है पुनर्वास को लेके, वो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। 2019 अब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, शायद अप्रैल में जो है बिगुल फूंक दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि अब कैसे उस क्षेत्र में विकास हो नहीं पाया है, तो क्या लग रहा है कि वोट किसको जा रहा है, कैसे ले रहे हैं 2019 के चुनाव को आप? देखिए, अभी हमने कल हमारा एक मीटिंग था, जो तमाम जहाँ पे मेरे क्रांतिकारी हैं जितने तमाम लोगों के साथ ने हम लोग ने मीटिंग किया और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि अगर हम एमपी एमएलए बन भी जाते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो समस्या है बाढ़, कटाव और पुनर्वास का, इन समस्याओं के ऊपर जब तक सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी, इसके लिए अगर आयोग नहीं बनाएगी, इसके लिए कोई अगर कानून नहीं बनेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि 2019 का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। और हम लोग, जैसे आप कुर्सेला से अहमदाबाद तक चले जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों पंचायत हैं जहाँ पे काला झंडा लोगों ने अपने दरवाजे पे गाड़ दिया है। और इसी माध्यम से हमको लगता है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, जहाँ पे जब आगामी 2019 के चुनाव में न सिर्फ वोट का बहिष्कार करेंगे, बल्कि जनता ने ये मूड बना लिया है कि किसी भी नेता को अपने गांव नहीं घुसने देंगे, किसी भी बड़े नेता का हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में नहीं उतरने देंगे, जिसका आप पूर्वाभ्यास अगर हम लोग किए थे कि मतलब पूरी तरह मतलब बागी होते जा रहे हैं, बागी हो गए हैं। और आप पूर्वाभ्यास अब देखे होंगे कि हाल ही में आपने जो है नीतीश कुमार से मिलने की बात करी थी इसी पुनर्वास को लेकर के, क्या हुआ उसमें? देखिए, अगर उस दिन 2000 पहली दफ़ा है जब कटिहार में नीतीश जी आए और 16 मिनट में भाग गए,
बिना कोई प्रेस वाले को ब्रीफ किए, बिना किसी नेता को ब्रीफ किए, बिना किसी गार्ड ऑफ ऑनर लिए 16 मीटर में भागना पड़ा। तो एक जो संदेश देना था हम तमाम लोगों को, जो नज़रबंद कर दिया गया। दौरान गिरफ्तारी हुई या नज़रबंद कर दिया गया? नज़रबंद करके अलग अलग जगहों पे लेके जाया गया, और ये तो पूर्वाभ्यास था। अभी तो जो मेन लड़ाई है वो 2019 के दौरान हम लोगों का दिखेगा, जब हजारों लोग काला झंडा लेके ही घूमेंगे। जो है मोदी जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, तेजस्वी आ जाए या नीतीश कुमार आ जाए, जिनके सभा में हजारों के लोग संख्या में काला झंडा लेके। तो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं या फिर नोटा जो बटन होता है उसका प्रयोग करें? नोटा का अगर हम बहिष्कार करें, नोटा दाबने से तो एक मैसेज आएगा कि इतने लोगों को हमने विरोध किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमको अधिकार मिला है वोट देने का अधिकार, वो वोट देने का अधिकार को हम हथियार के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरीका है अपने बहिष्कार जो मंशा है कि हम किसी भी जनप्रतिनिधि को ना घुसने देंगे, ना प्रचार प्रसार करने देंगे, तो ना उन्हें जीतने भी नहीं देंगे। आखिर कहीं ना कहीं उन्हीं के हमारा ये सोच है कि जो चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, राष्ट्रपति है, कोर्ट है, चूंकि सरकार कभी संज्ञान नहीं लिया इस मुद्दों को, तो हम चाहते हैं कि वोट बहिष्कार के जरिए ये जो न्यायालय है, चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, ये स्वतः संज्ञान ले कि कटिहार में आखिर इतने सैकड़ों पंचायत में लोग वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, नेता का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। एक ये माध्यम, इसको हम हथियार बनाना चाहते हैं अपने मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, अपने समस्या के ऊपर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए। तो चलिए, ये तो देहात की बात हो गई। शहरी क्षेत्र की बात करें, नगर निगम की बात करें तो बहुत बड़ी समस्या है, अतिक्रमण समस्या है, रोड जाम की समस्या है, नाले की समस्या है, जल जमाव की समस्या है। इस और क्या कैसे देखिए, हम इसके ऊपर लड़े थे और जिसके कारण हमको जेल भी जाना पड़ा। तो कटिहार में क्या है ना कि जो मठाधीश है, जो ये कह सकते हैं कि इस लूट तंत्र के जो मालिक लोग हैं, उसमें प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि तमाम लोग मिले हुए हैं, और इन लोगों का एक मकड़जाल है जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ा 10 जून को 2018 को, जिसके बाद आप पहली बार ऐसा देखे होंगे कि 10 जून को हम लड़ाई लड़े और 28 जून यानी कि 18 दिन के बाद मेरे ऊपर FIR हुआ और हमको जेल में जाना पड़ा। तो ये तमाम लोगों का जो गठबंधन है, और इसमें क्या है, इसके अगर रूट काउज में जाएंगे तो बिहार में पहला नगर निगम कटिहार है जिसमें हमने लड़ा तो मिनिमम वेजेस लोगों को दिया। आज जितने भी लोग हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई लड़ने वाले कटिहार में, जो बैकवर्डों के रहनुमा बनते हैं, वही नगर निगम में मेयर से लेके वार्ड कमिश्नर तक है। और वो लोग जितने भी हरिजन है, जो निचले तबके के सबसे निचले लोग हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो मिनिमम वेज सरकार के द्वारा उनको जो 243 रुपया दिया जाता है प्रत्येक दिन, उसमें भी आप देखिए ना कि हमने इस लड़ाई को जीता। इन लोगों को 4200 रुपया पे खटाया जाता था। इन लोगों को जो स्किल्ड लेबर है, टेक्निकल लेबर है, जो हैवी व्हीकल लेबर है, तमाम लोगों का आधे वेजेस पे खटाया जाता था। तो इन लोगों को शोषण करने वाले कौन लोग हैं? जो शहीद चौक पर बैकवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं। तो इनका मकसद ये नहीं है किसी बैकवर्ड को या फिर हरिजन को, ST SC को बढ़ावा दें। इनका मकसद है ये एक मुद्दा सामने रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और जहाँ तक यहाँ पे नगर निगम में ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, कूड़ा प्रबंधन का सवाल है, तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब कटिहार का नगर निगम 25 वार्ड हुआ करता था और इसका रेडियस 8.5 किलोमीटर में था पूरे टाउन का, तो हमारे यहाँ 550 लेबर हुआ करता था। आज कटिहार में 45 वार्ड है, रेडियस इसका 25 किलोमीटर हो गया है, यानी कि कई गुना बढ़ गया, लेकिन मजदूर का संख्या वही भी कटौती करके 400 रहे। तो आप कैसे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कटिहार में एक वार्ड में 2 मजदूर है जिसको अल्टरनेट डे पे साफ करना है, ये संभव है? आप 2 लोगों को एक वार्ड में सिर्फ बोलिए ना कि दिन भर 8 घंटे में घूम जाओ, तो नहीं घूम पाएगा। उससे आप उम्मीद करते हैं साफ सफाई का। तो आपको अगर कटिहार साफ करना है तो सबसे पहले आपको मजदूर बढ़ाना होगा, इक्विपमेंट खरीदना होगा, जो टेक्निकली जो है आपको कैसे साफ सफाइया करेंगे। इसको स्टोरेज करने के लिए इस डस्टबिन गार्बेज को आप जहां स्टोर करेंगे उसके लिए आपको ज़मीन नहीं है। तो आपका नीयत बहुत ख़राब है, ना नीयत है, ना नीति है, ना कोई सिस्टम है।
तो ये पूरे चीज़ को आपको डिलीट मारना होगा, सिस्टम को फॉर्मेट करना होगा। समय समय पर जो है इसकी ट्रेनिंग के लिए गोवा मुंबई भी जाते हैं। उस साथ साथ में आपको सबसे पहला चीज़ है कि आप देख लीजिए, कटिहार नगर निगम चले जाइए, छत पे चले जाइए, नीचे चले जाइए, सब जगह डस्टबिन पड़ा हुआ है। जब डस्टबिन 2-2 साल से पड़ा हुआ है, जब आप इंतजार क्यों कर रहे हैं सड़ने का? जब डस्टबिन आपके पास है तो उसको कम से कम रोड पे रखिए ना, उसमें क्या परेशानी है? खरीद लिए हैं डस्टबिन और उसको रोड पे नहीं रख रहे हैं, तो इससे का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं नीयत जो है ना, नीयत में खराबी है। गंदगी साफ करने की नीयत नहीं है। नीयत नहीं है, नीयत में गंदगी जी। और जो है बस स्टैंड की बात करें, करोड़ों की लागत से जो है बस स्टैंड निर्माण कर दिया गया, जिसमें लेकिन आज भी वो डस्टबिन मतलब वो कूड़े कचरे का भी जगह अंबार पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए ना, सच हम तो सच कभी जब बोलते हैं तो लोग जेल भेज देते हैं, केस करवा देते हैं। जगह जो चुना गया है, देखिए जगह तो मान लिया जाए जो भी है, बस स्टैंड वहाँ पे चुना गया तो ठीक ही है, लेकिन बस स्टैंड जैसे है तो आपको या तो जो फ्लाईओवर है शहर के बीच में, उस फ्लाईओवर को बनाना है पहले, तभी तो आप बस स्टैंड वहाँ, या नहीं तो बाईपास बनाइए, रिंग रोड बनाइए टाउन के इर्द गिर्द, या तो वो तो बनाए नहीं, आप बस स्टैंड बना दिए। प्लानिंग सही नहीं था समय। देखिए इन लोगों का सोच, सबसे बड़ा चीज़ है कि कुछ ऐसा काम करो जो कि तत्काल में हमको कुछ उससे आमदनी हो जाए। आप कटिहार में देख लीजिए कि नगर निगम में लाइट के अलावे कहीं कुछ नहीं बनता है। लाइट ही भैया क्यों लगाते हो? एक जगह आप देख लीजिए स्ट्रीट लाइट है, हर रोड पे देख लीजिए कि एक लाइट लगा हुआ है, 2 लाइट 3 लाइट लगा हुआ है। लाइट का ही काम क्यों करते हो? तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइट में 40 से 50% लोग कमाते हैं। बस ये है। बस स्टैंड है, बस स्टैंड में अगर आप उतना अच्छा बस स्टैंड बनाए, उसका उपयोग नहीं हुआ तो कम से कम उसको सुरक्षित रखिएगा ना, कि नहीं आप उसको कूड़ा फेंकिएगा, कूड़ादान बना दीजिए। आपके पास कूड़ा फेंकने के लिए प्रबंधन है? नहीं है। आपको हम हकीकत बताते हैं कि 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन जो कूड़ा को स्टोर करने के लिए होना चाहिए, आज तक जो है जब से हम लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग 1-2 एकड़ अपना परचेज ज़मीन नहीं कर पाया। तो इनका लगता है कि नहीं, इनका जो है ये कमाने के लिए समाज सेवा में। चलिए स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो कटिहार में सदर अस्पताल में आईसीयू बड़े पैमाने पर उसको निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी जो है स्थिति बद से बदतर है। कई सारे मशीन्स जो हैं, वहाँ उपकरण जो परचेज किए गए थे वो बेकार पड़े हुए हैं। आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए कटिहार में आपको मैं बताऊं, इसके ऊपर जो है अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो बिहार में जो है लोग हमेशा लालू यादव को अगर देख लें और नीतीश जी को देख लें, ये तमाम लोग जो है कहते हैं कि हम गरीबों का बेटा है, गरीबों का सरकार है, दलित महादलित ये वो सोशल तकलीत, यही सब जो भाषा है। लेकिन ये तमाम लोग कहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का लाभ लेते हैं? वो है सदर अस्पताल, PHC है वगैरह वगैरह। जब आपको अगर नियत रहेगा कि इस दलित को, महादलित को, गरीब को, अकलियत को, क्या क्या वर्ड है इन लोगों का, राजनीतिक जो वर्ड है, इन लोगों को अगर प्रमोट करना है, स्वास्थ्य लाभ देना है, तो आपको सदर अस्पताल जो PHC है उसमें आपको स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना होगा। लेकिन कटिहार का जहाँ तक सवाल है तो कटिहार में आप देख लीजिए वेंटिलेटर के लिए सारा मशीन है, और जितने भी आपको टेक्निकली जो साउंड सिस्टम है स्वास्थ्य के लिए, वो तमाम चीज़ है, लेकिन उसको चलाने के लिए सदर में एक अच्छे योग्य डॉक्टरों का भी उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट टेक्नीशियन होना चाहिए ना। तो सरकार का जो नियत कितना गरब है, आप देख लीजिए ना कि आप कटिहार नहीं पूरे बिहार का ये स्थिति है कि इनके पास टेक्नीशियन नहीं है, इक्विपमेंट है तो टेक्नीशियन नहीं है। तो ये जो आने वाला और इसका स्थिति बदतर होने वाला है। इस वजह से डॉक्टरों की फीस जो है निजी क्लिनिकों में मनमाने तौर पर बढ़ रही है, आर्थिक दोहन हो रहा है। देखिए आपको हमने कहा ना कि सरकार जो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड हिंदू मुसलमान करके जो पूरे सिस्टम को चरमरा दिया है। आज कटिहार में, ये पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं बन रहे हैं। डॉक्टरों का स्थिति देख लीजिए, अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे? क्योंकि अच्छे आपके पास शिक्षण संस्थान नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। जहाँ पर है सब जगह जो है वगैरह वगैरह करके आप जो है गलत लोगों को प्रमोट करते हैं, यही सब चीज़ है। कटिहार में जो है अतिक्रमण की बात करें तो शहरों में खास करके न्यू मार्केट है, मंगल बाजार है, बड़ा बाजार है, जगह जगह जो है अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें भगाया भी जाता है, हटा दिया जाता है, कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं होती है, पुनः हो जाता है। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कटिहार में, जब तक आप जैसे आज के डेट में आप देख लीजिए कि ट्रैफिक कटिहार हमारा ट्रैफिक पुलिस है, कटिहार
ट्रैफिक एसपी होने वाला है वगैरह। लेकिन कटिहार में आप देख लीजिए कि अगर दुर्गा पूजा काली पूजा को छोड़ दें तो कभी वन वे ट्रैफिक नहीं रहा है। कटिहार में अगर ट्रैफिक के समस्या का समाधान करना है तो 2 स्तर पे करना होगा। पहले तो हर रोड को आपको वन वे करना होगा, और दूसरा जो कटिहार में गाड़ी के रख रखाव के लिए जो पार्किंग कहते हैं, तो पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। तो जब तक, और प्रत्येक दिन कटिहार में लगभग 1000 मोटरसाइकिल और करीब 200 4 व्हीलर लोग परचेज करते हैं। फुटकर विक्रेता भी है इसमें है, जो रोड साइड में लगाते हैं दुकान, फिर उन्हें भगा दिया जाता है। देखिए, लाठी डंडे बरसाए उसके तो रूट काउज में जाना होगा, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। चूँकि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेचने के लिए तो रोड का उपयोग करेंगे लोग। तो ये जब गरीब लोग हैं, लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो रोड पे दुकानदारी तो करेंगे ही। तो आपको ये तमाम चीज़ का सॉल्यूशन छोड़ना होगा, खोजना होगा। आज जो है पार्किंग का व्यवस्था कर दीजिएगा तो लोग रोड पे पार्क नहीं करेंगे। ट्रैफिक को वन वे करना होगा, और जो रोड पे फुटकर विक्रेता है उनको सेटलमेंट करना होगा। जैसे कटिहार में जितने भी रोड के बगल में रेलवे का ज़मीन है, सब पे आप बनाइए ना ये क्या बोलते हैं, दुकान बनाइए। जितना भी कटिहार में चौक है, ओटीपाड़ा वगैरह वगैरह, लाभा है, मनसाही, मनिहारी है, जितना रेलवे के बगल में है, रोड के बगल में है, सब जगह अपार्टमेंट बनाइए ना, दुकान लेकर राजस्व भी लोगों को रोजगार मिलेगा ना। आप अगर मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा। जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर क्यों नहीं बनाते हैं, तो लोग चौक चौराहा उस जगह सेट हो जाएगा। कटिहार जो है, अभी एनसीपी हमारे थे तारिक अनवर साहब, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कटिहार का सांसद इस बार कैसा होना चाहिए, महागठबंधन से या फिर बीजेपी से, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है तो हम इसी सवाल के ऊपर अभी 2019 का चुनाव का विरोध करेंगे कि ये तमाम लोग, जो कटिहार का जो मेन समस्या है, जो कटिहार अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, वो है कटाव और पुनर्वास। और इस सवाल पे ये दोनों हमेशा चुप रहे हैं, इसलिए इन दोनों का विरोध किया जाएगा, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। हम लोग काला झंडा लगा दिया। अगला तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि इस चुनाव में बहिष्कार के माध्यम से हम जो है चुनाव आयोग के थ्रू राष्ट्रपति और न्यायालय तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जो समस्या है उस समस्या का समाधान करो, तब हम वोट देंगे। एक तो ये है। दूसरा बात है कि जो यूपीए में भी एनसीपी में थे और कांग्रेस में चले गए, तो ये उनका जो है सबको पता है, ये उनका व्यक्तिगत अपना है कि वो कब कहाँ रहेंगे, लेकिन इससे किसी जनता का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी जूट मिल का देख लीजिए, तो जूट मिल में वो तमाम लोग हैं, जूट मिल के ऊपर आज तक किसी ने सच्चाई से बात नहीं रखा। उसमें ये सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय लोग एकजुट होकर के दिल्ली तक गए थे, अभी थे क्या उसमें? नहीं, हम उन लोगों के साथ कभी नहीं गए, क्योंकि इसमें वो अधिकतर लोग हैं जो इस जूट मिल का दोहन किए हैं, जूट मिल का शोषण किए हैं। और ये जो वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, वर्तमान में एमएलए, वर्तमान जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, जो कभी जिस समय ये जूट मिल बंद हो रहा था, ये तमाम लोग पावर में थे। वो चाहे रामप्रकाश महतो जी हों, निखिल चौधरी जी हों, या फिर महतो जी हों, तारकिशोर जी हों, ये तमाम लोग उस समय सत्ता में थे। कहीं ना कहीं एमएलए थे, कोई एमपी थे, कोई एमएलसी थे। ये तमाम लोग उस समय क्यों चुप थे? जब जूट मिल बर्बाद हो रहा था तो ये लोग चुप क्यों थे? पहले तो ये सवाल उठता है। और आज जो है सब कोई मिल के फोटो सेशन करवाने के लिए दिल्ली जाते हैं, कभी स्मृति ईरानी के पास, कभी रामविलास पासवान के पास। जब पक्ष विपक्ष एक साथ है तो फिर आप लोग, मतलब एक छोटा सा मुद्दा, हमको तो हंसी इस बात का आता है कि कटिहार का वर्तमान सांसद, कटिहार का वर्तमान एमएलए, तमाम कटिहार का जनप्रतिनिधि मिलके एक जूट मिल चालू करवाने के लिए जिला पदाधिकारी के सामने धरना देते हैं कि भैया जूट मिल चालू करवाओ। तो फिर कटिहार का आवाज़ बन के सदन में क्यों गए थे? आप एमपी एमएलए क्यों बने जब आपको कलेक्टर को ये कहना था कि आप कटिहार का जूट मिल चालू करवाइए? तो ये कटिहार समझना होगा लोगों को कि इसके पीछे जो ड्रामा है उस ड्रामा को समझना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विक्टर जी। तो ये थे हमारे साथ कटिहार के युवा जुझारू आंदोलनकारी एवं बागी
या यूं कहें कि जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से दो दो हाथ करने में इन्हें किसी प्रकार से, किसी तरह से एकदम बेबाक अंदाज में बेहिचक जो है ये लगे रहते हैं। कटिहार की जन समस्याओं को जो है आज बखूबी ये उठाते भी हैं और कई बहुत हद तक इनको उसमें कामयाबी भी मिली है। चलिए, ये थे इनकी राय। हम इसी कार्यक्रम में और भी जनप्रतिनिधियों से और भी समाज सेवियों से मिलेंगे और जानेंगे इस 2019 के इलेक्शन से पूर्व उनकी क्या तैयारी है।